हेलो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर मैं डेवऑप्स का एक न्यू टूल लेके आया हूँ आपके लिए। और आज की फर्स्ट क्लास है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको आइडिया हो चुका होगा, एनसीबल। आज हम जो है ना वो एनसीबल स्टार्ट करेंगे। तो एनसीबल होता क्या है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। एनसीबल जो है ना हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ये हमारे पास जो है ना एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है। ठीक है। इससे हम करते क्या है, इससे हम ये करते हैं कि अगर मुझे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स को एक साथ मैनेज करना है। ठीक है, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। मैंने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स को, जितनी भी मशीन्स है मेरे साथ 500, जितनी मशीन्स हैं 100 के हिसाब से, मुझे उन सब को मैनेज करना है। उन सब मशीन के ऊपर मुझे कोई अपडेट भेजनी है, या उसके ऊपर मुझे कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, कुछ भी करना है उन मशीन के ऊपर। तो उस इन चीजों के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, एनसीबल। ठीक है। बहुत सारी मशीन्स को एक साथ मैनेज करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको हम बोलते हैं एनसीबल, इसलिए उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जरा इसको ब्रेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब भाई ये होता है कि एक डिवाइस होती है, एक सर्वर आप ले लें। उस सर्वर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, एक डिवाइस है, सर्वर के ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं, लाइक उसकी स्टोरेज, ठीक है, उसकी रैम मैनेजमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस, उसका होस्ट नेम, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, उसके अंदर जो जो पैकेजेस इंस्टॉल किए गए हैं, जो जो पैकेजेस इंस्टॉल हैं उसके अंदर अभी, वो उसकी सारी होती है कॉन्फ़िगरेशन। कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी डिटेल सारी। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। उस मशीन को कनेक्ट, नेटवर्किंग डिटेल सारी चीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। तो स्टोरेज, रैम मैनेजमेंट, आईपी, होस्ट, इंस्टॉलेशन जो भी उसके अंदर हुई है, वो सारी उसकी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जो मैनेजमेंट होता है ना भाइयों, मैनेजमेंट ये होता है कि मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर आपने किसी चीज को इंस्टॉल करना है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी चीज को आपने इंस्टॉल करना है एक साथ, उसको आपने मैनेज करना है, किस तरह करना है आपने उसको इंस्टॉल, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। इसलिए हम जो एनसीबल होता है, क्योंकि एनसीबल के थ्रू हम बहुत सारी मशीन्स पे, मैनी मशीन्स के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, एंड मैनेज करते हैं बहुत सारी मशीन्स को। इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, कि इसके जरिए हम बहुत सारी मशीन को मैनेज एक्चुअली किया जाता है। ठीक है। वो मैनेज किस तरह किया जाता है, वो अब हम देख लेते हैं कि हम एनसीबल के थ्रू मल्टीपल मशीन्स को किस तरह मैनेज करते हैं। हाँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो है ना फर्ज कर लें, सॉरी, हाँ, एक कंपनी है, ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं वहाँ पे 10 वेब सर्वर चल रहे हैं। ठीक है भाइयों। और वहाँ पे जो है ना 7 ऐप सर्वर चल रहे हैं, और उनके 3 डेटाबेस सर्वर चल रहे हैं, डीबी सर्वर जिसको हम बोलते हैं। अब होगा क्या कि अब उस कंपनी के अंदर कुछ न्यू एम्प्लॉयज आए हैं, कुछ लोग न्यू ज्वाइन किया उन्होंने। तो कुछ जो न्यू कमर्स होंगे, जो न्यू एम्प्लॉयज होंगे उनके, ठीक है, ऑब्वियसली उन्होंने भी इन सर्वर के ऊपर काम करना है। ठीक है। तो डायरेक्टली वो काम तो नहीं कर सकते, उनको परमिशन साइन करना पड़ेगी। ठीक है, उन एम्प्लॉयज को परमिशन साइन करना पड़ेगी, फिर ही वो इस इन सर्वर के ऊपर काम कर सकेंगे। तो अब अज्यूम कर लें, यहाँ पे 3 न्यू एम्प्लॉयज ने ज्वाइन कर लिया कंपनी को। तो अब हम क्या कहेंगे, हम जो सिस्टम एडमिन होगा ना, जो सारे कॉन्फ़िगरेशन टास्क परफॉर्म करता है, हम उसको बोलेंगे कि भाई ये कुछ लोग ऐड हुए हैं कंपनी के अंदर, तो आप इनको ना परमिशन साइन कर दो। आप इनको परमिशन साइन कर दो, इनके यूजर्स क्रिएट कर दो, इनके जो ना जो भी क्रेडेंशियल्स है वो क्रिएट कर दो, उनको साइन कर दो, सारी चीज़ें कर दो। ठीक है। और इनको इन तमाम सर्वर की परमिशन दे दो, जो जो भी आपने इनको देना है।
ठीक है भाइयों। तो जो सिस्टम एडमिन होगा वो ये काम कर तो लेगा, लेकिन उसको देर बहुत लगेगी। ठीक है, ऑब्वियसली। वो क्या करेगा, पहले एक एम्प्लॉय को ऐड करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा, फिर यहाँ पे ऐड करेगा, फिर उसको यहाँ पे परमिशन साइन करेगा, फिर दूसरे एम्प्लॉय को, फिर तीसरे एम्प्लॉय को, उसको उसका यूजर क्रिएट करेगा, उसको परमिशन साइन करेगा हर सर्वर के अंदर, उसको जाके, ये 10 सर्वर है या 7 में और 3 सर्वर है। ठीक है, तो हर सर्वर के अंदर जाकर उसको परमिशन साइन करनी है, वन बाय वन करेगा। तो ऑब्वियसली हो सकता है उसको पूरा एक दिन लग जाए। ठीक है, हो सकता है उसको पूरा एक दिन लग जाए। तो ये बहुत जो है ना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इन चीज़ों को परफॉर्म करना है रियल टाइम के अंदर भी। ठीक है भाइयों। तो इन इन चीज़ों से बचने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे एनसीबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एनसीबल क्या करेंगे, एनसीबल हमारे काम को आसान कर देगा। वो किस तरह कि जो सिस्टम एडमिन होगा ना, अब वो इंडिविजुअली सारे काम परफॉर्म नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एनसीबल टूल को यूज़ करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा, और फिर इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे एक प्ले बुक बनाएगा। ये क्या होती है, इसको इसके अंदर हम सारा काम करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन वो एक प्ले बुक बनाएगा। जिस तरह शेफ भी होता है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, तो शेफ के अंदर रेसिपी लिखी जाती है, इसी तरह एनसिबल के अंदर प्ले बुक लिखी जाती है। तो प्ले बुक के अंदर क्या काम करेगा, प्ले बुक के अंदर वो सारे यूजर्स क्रिएट कर देगा, फ्री यूजर्स। ठीक है, उनकी परमिशंस, उनके क्रेडेंशियल, सारा कुछ काम पे डाल देगा, इस जो है ना प्ले बुक होगी उसके अंदर डाल देगा। प्ले बुक क्या होता है, एक तरह का फाइल होती है। ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें वो स्पेसिफाई कर देगा कि 3 यूजर हैं, उनको क्या क्या परमिशन देनी है, किस किस सर्वर को परमिशन देनी है, क्या क्या मैंने रूल ऐड करने हैं वहां पे, वो सारी चीजें वो इस प्ले बुक के अंदर ऐड कर देगा। और जैसे वो इस प्ले बुक को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो तमाम काम जो उसने अंदर लिखे होंगे वो सारे काम 1 मिनट में हो जाएंगे, विद इन 1 मिनट हो जाएंगे सारे काम। ठीक है, सिर्फ कहाँ पे टाइम लगेगा, उसको प्ले बुक बनाने वक्त थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अगर उसने उसके ऊपर पहले से टास्क, उसका हैंड्स ऑन अच्छा है, तो उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी फायदा है कि प्ले बुक सेव रहती है। अगर कल को हमने किसी यूजर को रिमूव करना है, तो फिर भी हमें वन बाय वन मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्ले बुक के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, मोडिफ, जिसको भी आप जो कुछ करना है, आप फिर हमेशा क्या करेंगे, प्ले बुक के अंदर ही चेंजिंग करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर चेंजिंग करके हम जो है ना दोबारा से प्ले बुक को रन करेंगे, और फिर परमिशन हमारी मॉडिफाई हो जाएंगी जो भी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये काम आसान था, मैनुअली काम करना आसान था, मुझे पहले आप ये बता दें। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया चीज को। ठीक, ऑटोमेट ही हो रहा है ना यहाँ पे, कि हमने एक चीज को ऑटोमेट कर दिया, ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रियल टाइम के अंदर भी ना हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है कुछ सर्वर के ऊपर। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है ना, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। कि ये हमारे पास एक एग्जांपल थी एम्प्लॉयज वाली। अब दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, कि अब यहाँ पे जो है ना, दूसरी एग्जांपल के अंदर हम लेते हैं, अब दूसरी एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे पास 10 वेब सर्वर हैं, 7 ऐप सर्वर चल रहे हैं, और 3 डेटाबेस सर्वर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे वेब के अंदर, ठीक है, या मुझे यहाँ पे ऐप के अंदर, या मुझे यहाँ पे डीबी के ऊपर कोई काम करना है, काम क्या हो सकता है, डिफरेंट काम हो सकते हैं। कि मुझे वेब सर्वर के ऊपर कुछ वेब कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी है जो मुझे वेब सर्वर के लिए चाहिए होंगी, मुझे उसके ऊपर कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, डिफरेंट चीज़ों की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है मुझे उसके ऊपर करनी है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है ना वो 7 ऐप सर्वर चल रहे हैं, तो मुझे ऐप सर्वर की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। ठीक है, इसी तरह डेटाबेस सर्वर चल रहे हैं, तो डेटाबेस सर्वर की आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। ठीक है, उनको आपने, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि आपने ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, कुछ आपने वहाँ पे कोई चीज़ रिमूव करनी है, ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी प्लेबुक क्रिएट कर लूंगा। मैं पहले मैनुअली बताता हूँ, मैनुअली क्या करना पड़ेगा, मैनुअली ये बता करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 10 वेब सर्वर चल रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 वेब सर्वर चल रहे हैं, तो मुझे मैनुअली उन वेब सर्वर के अंदर जाके उनको अंदर लॉगिन होकर वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी इंटरनेट से, जो भी मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है।
ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास 7 वेब सर्वर चल रहे हैं, तो मुझे इंडिविजुअली इन सब के अंदर लॉगिन होके इनका एसएस लेके या आरडीपी जो भी आपने लेने हैं, मुझे इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। इसी तरह 3 डीबी सर्वर है, तो उसके अंदर आपको लॉगिन होके सारा काम करना पड़ेगा वन बाय वन, मैनुअली। ठीक है। लेकिन इससे अच्छा ये नहीं कि हम एनसीबल यूज कर लें। एनसीबल से क्या होगा, एनसीबल से ये होगा कि हम इनकी प्ले बुक क्रिएट कर लेंगे। इसकी प्ले बुक अलग क्रिएट कर ली, उसके अंदर हमने वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन डाल दी। ठीक है। और ऐप सर्वर के लिए हमने अलग से प्ले बुक क्रिएट कर ली, इसके अंदर हमने ऐप सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस डाल दी जो भी हमने उसके अंदर इंस्टॉल करना है। डीबी के लिए हमने अलग प्ले बुक क्रिएट कर ली, और डीबी प्ले बुक के अंदर हमने उसकी अलग से कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है। अब हमारे पास हर चीज रेडी है, अब हमें किसी सर्वर के अंदर लॉगिन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हमें किसी सर्वर के अंदर लॉगिन होने की जरूरत नहीं है। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे जो ना हम अपनी एक मशीन क्रिएट करेंगे। ये बड़ी मशीन होती है, सर्वर आप कह लें या इसको मशीन कह लें, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको कह लें कंट्रोल मशीन है मेरी ये। आप इसको कंट्रोल मशीन भी कह सकते हैं कि ये मेरी क्या है भाइयों, कंट्रोल मशीन है। ठीक है। जो इन सर्वर को जो है ना कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सर्वर चल रहे हैं, ये कुछ सर्वर, बहुत सारे सर्वर चल रहे हैं मेरे पास। अभी जिनको मैं एग्जांपल दे रहा था कि 10 डेटाबेस सर्वर, 3 डेटाबेस सर्वर हैं, 7 ऐप सर्वर हैं, 10 वेब सर्वर, सारे सर्वर फर्ज कर लेंगे ये हैं मेरे पास। ठीक है। आप इनमें जो ना आप एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेरे पास कोई ऐप सर्वर है, ये भी ऐप सर्वर है मेरे पास, ये भी ऐप सर्वर है, ये वेब सर्वर है मेरे पास, और ये मेरे पास डेटाबेस सर्वर है। ठीक है। तो अब मुझे हर सर्वर के अंदर लॉगिन नहीं होना, हर मशीन के अंदर लॉगिन नहीं होना। मुझे क्या करना है, मैं प्ले बुक यहाँ क्रिएट करूंगा अपनी मशीन के ऊपर, जो मेरी मेन मशीन होगी, एक मशीन के ऊपर मैं प्ले बुक क्रिएट करूंगा। ठीक है। तो मैं जो है ना इनकी ग्रुपिंग कर दूंगा, आप इनके ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है। कि ये मेरा ऐप सर्वर का प्ले ग्रुप है, और ये मेरा वेब सर्वर का ग्रुप है, और ये मेरा डेटाबेस सर्वर का ग्रुप है। तो जो आप 3 प्ले बुक बनाएंगे, जो प्ले बुक आपने ऐप सर्वर की बनाई होगी उसको आप यहाँ पे रन कर दोगे इन सर्वर के ऊपर। ठीक है। उस ग्रुप के अंदर रन करोगे तो वो सबके ऊपर कमांड चली जाएगी। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे एक फाइल होती है कंट्रोल मशीन के ऊपर, होस्ट फाइल। वहां पे आपने जिन जिन मशीन को इसके साथ कनेक्ट करना होता है, उन सब की आईपीज आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है। कौन कौन सी आईपीज है उनकी, उनकी आईपी, उनकी पब्लिक की, वो सारी यहाँ पे होती है कंट्रोल मशीन के ऊपर। इसलिए इसको पता होता है कि ये वाली मशीन्स कहाँ पे हैं। तो जैसे आप रन करोगे इसको, प्ले बुक को, ऐप सर्वर की प्ले बुक को रन करोगे, तो वो इन सब सर्वर के ऊपर रन हो जाएगी, क्योंकि इन सब की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ डाली होगी ऑलरेडी, आपने यहाँ पे उसको कनेक्ट किया होगा। इसी तरह जो मेरे पास वेब सर्वर चल रहे हैं, आपने इनको भी पहले से कनेक्ट किया होगा अपनी मशीन के साथ। ठीक है। तो आप इसकी प्ले बुक अलग से होगी, तो आप इसकी प्ले बुक रन करोगे, और उसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी कमांड लिखी होंगी, वो इन सब सर्वर के ऊपर रन हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह डेटाबेस की अलग होगी, आप इसको रन करोगे वो डेटाबेस के ऊपर रन हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें इंडिविजुअली किसी भी सर्वर के ऊपर लॉगिन होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, अपनी मशीन से बैठ के, अपने लोकेशन पर बैठ के हमने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, और हमने पुश कर दिया अपने कोड को। जिन जिन मशीन्स को आपने अपडेट करना है, उनके ऊपर आपने कोड को पुश कर दिया। ठीक है भाइयों। तो ये हमारे पास एक्चुअली जो है ना वो काम होता है थ्रू एनसिबल। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम यहाँ पे चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम किस तरह इन मशीन्स को पहले कनेक्ट करते हैं अपनी कंट्रोल मशीन के साथ, फिर वहाँ पे प्ले बुक क्रिएट करते हैं, फिर उनको यहाँ पे रन करते हैं। वो सारी चीज़ें हम जो है ना, यही चीज़ें सीखनी है हमने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपनी लैब्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास मशीन है तो इनकी हम क्या करेंगे, एस कीज होती हैं, वो जनरेट करेंगे। ठीक है। और जनरेट करने के बाद इसकी भी जनरेट करेंगे एस कीज, और इसकी भी जो है एस कीज जनरेट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि जब आप कीज जनरेट करेंगे ना, तो एक उसकी पब्लिक की और एक उसकी प्राइवेट की जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी।
इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, जो जब आप बनाएंगे तो दो कीज क्रिएट होती हैं। जब हमने जेंकिन्स पढ़े थे वहां भी हमने ये चीज की थी, जब हमने कंटेनर को आपस में कनेक्ट कर रहे थे तो वहां पे हमने उनकी ऐसे कीज जनरेट की थी। तो उससे क्या होता था, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की जनरेट होती थी। ठीक है, और प्राइवेट की को हम अपने पास रखते थे, पब्लिक की को हम शेयर कर देते थे। इसी तरह इनकी पब्लिक की इसको यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, इसकी पब्लिक की को यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, और इनकी पब्लिक की को यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और इनके जो भी आईपी हैं पब्लिक आईपी, वो भी यहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाइयों, तो उससे क्या होगा कि ये हमारी जो मशीन्स होंगी ना, ये हमारी मेन मशीन से कनेक्ट हो जाएंगी। तो फिर कल को आप जो भी जो ना डिप्लॉयमेंट्स करोगे, जो भी आप यहाँ पे कोड को पुश करोगे, तो आप इजीली इन सब के ऊपर जो जो मशीन्स आपने कनेक्ट की होंगी अपने मेन मशीन के साथ, उसके ऊपर कमांड रन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली इस चीज को हम बोलते हैं पुश मैकेनिज्म। पुश क्यों बोलते हैं भाइयों? क्योंकि इसको पुश मैकेनिज्म हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कोड यहाँ लिखते हैं और पुश कर देते हैं। देखें एरो किस तरफ है, इस तरफ है, यहाँ पुश कर दें, यहाँ पुश कर दें और यहाँ पुश कर दें, तो इसको हम बोलते हैं पुश मैकेनिज्म। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स होते हैं ना भाइयों, इसके अलावा भी होते हैं। वो हमारे पास होते हैं, साल्ट होता है। ठीक है, हमारे पास जो ना वो पपेट होता है। हमारे पास जो शेफ भी होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है। और एक फैब्रिक भी होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। बट मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो हम शेफ यूज़ करते हैं या हम एनसिबल यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी भी चलते हैं लेकिन बहुत कम कंपनीज होती हैं जहाँ पे वो जो ना वो चल रहा होता है। ठीक है भाइयों, हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं ना भाइयों, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, या तो हम, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये या तो हम वहाँ पे एनसिबल यूज़ कर रहे होते हैं, या हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, शेफ यूज़ कर रहे होते हैं। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स है, दोनों को यूज़ किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? डिफरेंस कुछ इसके अंदर ये है कि इनका काम करने का तरीका अलग होता है। कि जो एनसिबल होता है ना, ये पुश मैकेनिज्म में काम करता है। पुश मैकेनिज्म पे जो शेफ होता है वो हमारे पास पुल मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, इसी तरह जो एनसिबल होता है, एनसिबल हमारे पास जो ना वो होता है, एजेंट लेस होता है। लेकिन जो हमारे पास शेफ होता है वो एजेंट लेस नहीं होता। पहले इसको समझ लेते हैं कि पुश मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, पुल का क्या मतलब होता है। कि अभी मैंने को एग्जांपल दी कि हम कोड यहाँ पे लिखेंगे, उसको पुश कर देंगे अपनी तमाम मशीन के ऊपर जो भी उसके साथ कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो हम कोड को पुश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी न्यू अपडेट आई हमने उसको पुश कर दिया हर मशीन के ऊपर। तो ये होता है पुश मैकेनिज्म। शेफ के अंदर क्या होता है? शेफ के अंदर ये होता है कि शेफ के अंदर जो ना हम पुश नहीं करते। शेफ के अंदर भी हम मशीन्स को इसी तरह कनेक्ट करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मशीन कोड को पुल करती हैं। कि वहाँ मशीन बताती हैं कि मुझे ये अपडेट चाहिए। ठीक है, मुझे ये अपडेट चाहिए, मुझे ये इंस्टॉल करना है खुद के ऊपर। तो वो फिर जो मेन सर्वर होता है वहां से उसको पुल करती हैं कोड को। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस होता है। और एजेंट लेस का मतलब ये होता है कि जो एनसिबल होता है वो एजेंट लेस इसलिए होता है कि यहाँ पे जो हमारी नोड्स होती हैं, ये जो नोड्स है नीचे वाली मशीन्स हैं जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ अपने मेन सर्वर से, वो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे देखें, कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी टूल नहीं हम यूज कर रहे, कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, कोई क्लाइंट यूज नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम SSH के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट करवा रहे हैं तमाम मशीन्स को अपने मेन सर्वर के साथ। ठीक है भाइयों, डायरेक्टली कनेक्ट करवा रहे हैं हम यहाँ पे किसी क्लाइंट का यूज नहीं कर रहे हम। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जो एंसिबल होता है ये एजेंट लेस होता है, लेकिन जो शेफ होता है वो एजेंट लेस नहीं होता। वहां पे हमें जो ना एक एजेंट की जरूरत पड़ती है उसको मेन सर्वर से कनेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, शेफ जो भी उसका होता है वो जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? मुझे बता दें फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो एंसिबल जो है ना वो एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स को हम मैनेज कर सकते हैं। उनको मैनेज भी हम इस तरह कर सकते हैं कि वहाँ पे चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं।
ठीक है भाइयों। और यहाँ पे जो ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि जो एनसिबल का आर्किटेक्चर होता है ना, वहाँ पे हम जो इंशाल्लाह करेंगे, वो हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है। वहाँ पे हमारे पास प्लगइन्स होते हैं एनसिबल के अंदर, इसका यूज़ करते हैं। एनसिबल के अंदर हमारे पास इन्वेंटरीज होती हैं कुछ, इन्वेंटरीज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम प्ले बुक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम रोल्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एपीआईज का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे और जो एनसिबल के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। और दूसरी चीज़, हमने जो ना लास्ट टाइम जैंकिन पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि जैंकिन के अंदर किस कमांड का यूज़ होता है, मतलब किस जो है ना वो लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ तो मुझे बता दें किसका होता है। ग्रूवी का यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह जो एनसिबल होता है ना भाइयों, एनसिबल के अंदर हम जो कोड लिखते हैं, तो वो एक लैंग्वेज होती है जो दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज मानी जाती है, उसको हम बोलते हैं YAML लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है भाइयों? इसका मतलब होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इसका ये नाम होता है याटर्नल, जो बहुत आसान होती है, बहुत इंतहाई इंतहाई आसान लैंग्वेज होती है, जिसका हम यूज़ करते हैं एनसिबल के अंदर। ठीक है। यहाँ पे कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत कोड लिखना होता है, वो भी हम जो ना इंटरनेट से उठा लेते हैं, आपको सारे टेम्पलेट वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो डेवऑप्स की फील्ड छोड़ देना, या कोई भी किसी भी चीज़ को क्विट कर देना कि बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, या यहाँ पे लैंग्वेज बहुत यूज़ होती है, मुझे तो लैंग्वेज समझ नहीं आती। ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कोड बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो भी जो है ना वो इंसान ही बनाते हैं ना, कौन सा कोई मशीन्स बनाती हैं। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे YAML लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो बहुत आसान होती है, कोई यहाँ पे मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करूँगा यहाँ पे जो ना मैं जल्दी जल्दी इसकी सीरीज़ लेके आऊँ आपके लिए, और फिर हम इसके ऊपर काम करें इंशाल्लाह। ठीक है। तो हमने जिस तरह बाकी सीरीज़ भी फिनिश की थी, इसी तरह ये भी फिनिश हो जाएगी इंशाल्लाह। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा जो टेराफॉर्म है ना, वो लेके आऊँ आपके लिए, उसके ऊपर हम सारी चीज़ें ना पढ़ें। ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो टेराफॉर्म और एनसिबल के अंदर ना कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेराफॉर्म और एनसिबल सेम होता है। ठीक है। टेराफॉर्म एनसिबल सेम नहीं होता, इसके अंदर जो ना डिफरेंस होता है ज़रा। डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है कि जो टेराफॉर्म होता है ना, टेराफॉर्म जो टूल होता है हमारे पास, हाँ, इसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट इंफ्रा। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसको क्रिएट करने के लिए हम टेराफॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है। और एनसिबल को क्यों यूज़ करते हैं? एनसिबल को यूज़ करते हैं हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमने बाद में कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए फिर हम एनसिबल टूल का यूज़ करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब ये है कि हमने जो ना एक पूरा अपना वीपीसी बनाना है। ठीक है। वीपीसी के अंदर हमें 2 डेटाबेस सर्वर चाहिए, 3 ऐप सर्वर चाहिए, 4 वेब सर्वर चाहिए, 5। ठीक है। वहाँ पे हमें सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, वहाँ पे हमें सबनेट चाहिए, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है। वो हमें लोड बैलेंसिंग चाहिए, वहाँ पे ऑटो स्केलिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं टेराफॉर्म के थ्रू। अब वो सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। अब एनसिबल क्या करेगा? एनसिबल यहाँ पे जो सर्वर बने हैं ना, उनके ऊपर ऑब्वियसली कोड को रन करेगा। आपने जो भी उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करनी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने करनी है, ठीक है, कि उन सर्वर के ऊपर कौन कौन से पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, और उनके ऊपर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करने हैं, वो सारी चीज़ें फिर आप बाद में किसके थ्रू करोगे? एनसिबल के थ्रू करोगे। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, उसके लिए फिर हम एनसिबल का यूज़ करते हैं। तो दोनों ही ऑटोमेशन टूल होते हैं। टेराफॉर्म और एनसिबल दोनों ऑटोमेशन टूल ही माने जाते हैं, चीज़ों को ऑटोमेट करने के काम आते हैं। ठीक है। लेकिन इनके अंदर ये डिफरेंस होता है कि हम जो है ना उनका पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है भाइयों। तो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था आपको कि एनसिबल एक्चुअली होता क्या है,
किस तरह यहाँ पे जो ना इसकी चीज़ें होती हैं बेसिक, मैंने आपको आज पढ़ा दिया। फिर हम कल इंशाल्लाह इसकी लैब करेंगे। फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।